नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली के छावला रेप केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर किया है। एलजी तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के छावला रेप केस से जुड़ी बड़ी अपडेट मिल रही है। एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूर कर दिया है, मंजूरी दे दी है और एलजी तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले पर जिस तरीके से विरोध के स्वर और प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही थी, इस पर बड़ी अपडेट आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का। अविनाश, किस तरीके से इस रिव्यू पिटीशन को मंजूरी मिली है, क्या प्रोसेस रहेगी आगे की, किस तरीके की जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे कोई भी कानूनी प्रक्रिया करने के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जिस तरीके से छावला रेप केस के जो तमाम सारे आरोपी हैं वो दोष मुक्त हुए हैं, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से रिव्यू पिटीशन लगाएगी, जिसकी मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल ने दे दी है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी लगाया गया है कि इस पूरे केस की पैरवी करें, जिससे कि जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। इसमें साफ तौर पे कहेगी कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरीके से दोष मुक्त न किया जाए और फिर से एक बार रिव्यू पिटीशन में उनकी सुनवाई करें और आरोपी जो है उनको सख्त से सख्त सजा दे। हालांकि अगर बात करें तो पीड़ित का परिवार है वो लगातार तमाम सारे नेताओं से मिल रहा है। कल की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई थी उनकी उत्तराखंड सदन में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो यथासंभव मदद हो सकेगी वो की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ भी मुलाकात हुई थी। तो सभी लोग एकजुट है उत्तराखंड की जो बेटी है उसको न्याय दिलाने के लिए। दिल्ली सरकार ने भी आज रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बिल्कुल अविनाश, और देखना ये होगा कि अब आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ चीजें सामने आती है। शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। सुनो यूपी में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के दंगल की। तो देखिए, खतौली उपचुनाव की जंग में सीएम योगी ने राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें खतौली में ही कैंप करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ सीएम योगी रोजाना उनसे समीक्षा करके अपडेट मांगेंगे, यानी उनको अपडेट देनी होगी, ये बात कही गई है। कुल मिलाकर के खतौली के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ जिम्मेदारी दी है, जवाबदेही तय की है, बल्कि रोजाना रिपोर्ट भी तलब की है कि आज के दिन क्या क्या प्रचार प्रसार, कौन कौन सी चीजें की गई हैं। खतौली की सरजमी पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है कि उन्हें बीजेपी के पक्ष में ही वोट करना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा काम करने के लिए जिम्मेदारी सोमेंद्र तोमर को दी है राज्य मंत्री, और उनसे रोजाना अपडेट भी लिया करेंगे कि खतौली में किस तरीके से वो डेरा डालने के बाद रोज जनता के बीच पहुंच करके योजनाओं परियोजनाओं के साथ ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं कि वहां की जनता क्यों वोट करे बीजेपी को। और ऐसे में राजकुमारी के पक्ष में वोट अपील करने के लिए जिम्मेदारी मिली है। सीएम योगी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है मंत्री सोमेंद्र तोमर को। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के कंधों पर यह जिम्मेदारी है। रोजाना की अपडेट भी वो मुख्यमंत्री को साझा करेंगे कि आज के दिन क्या क्या किया गया, कितनी जनसभाएं, कितनी रैलियां, कितने नुक्कड़ सभा और कितने गांव में पहुंचकर लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है। तो देखिए, खतौली उपचुनाव से में भी अच्छी खासी फाइट देखने को मिल रही है, जहां समाजवादी पार्टी रालोद का प्रत्याशी, गठबंधन का प्रत्याशी, जिसके लिए जयंत चौधरी लगातार डेरा डाले हुए हैं। बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं खतौली में जयंत चौधरी अपने सुपर 21 प्लान के तहत लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। खतौली दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। जयंत चौधरी की जनसभाओं की बात करें तो वो 10 जनसभाएं करेंगे, गांव-गांव लोगों से मिलेंगे। रालोद नेता गन्ना मूल्य, किसान और नौजवान, इन 3 मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। लेकिन सुपर 21 जो उनका प्लान है, इसके चर्चे बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाओं की तैयारी पूरी कर ली है। तमाम रालोद के कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह तैयारी करके इंतजार में बैठे हैं जब बैक टू बैक नुक्कड़ सभाओं में जयंत चौधरी पहुंचेंगे और अपने लोगों के बीच पहुंच करके ये विश्वास दिलाएंगे कि अब मौका दें रालोद प्रत्याशी मदन भैया को। ऐसे में सुपर 21 प्लान के तहत काम कर रहे हैं। एक खाका बना करके पर्टिकुलर तमाम जगहों पर
चिन्हित किया गया है, कहां कहां रैली होनी है, कहां कहां नुक्कड़ सभाएं होनी है। उन नुक्कड़ सभाओं में बैक टू बैक पहुंचेंगे जयंत चौधरी, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और सबसे अहम मदन भैया के लिए वोट अपील करेंगे। तो खतौली उपचुनाव में अगर प्रचार की सरगर्मी की बात करें तो वो पूरे शबाब पर है, जहां रालोद प्रत्याशी के लिए जयंत चौधरी 21 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। जाहिर तौर पर गांव-गांव में यह संदेश देने की कोशिश है कि मौका मिलना चाहिए मदन भैया को, और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए जयंत चौधरी खुद पहुंच रहे हैं। 21 नुक्कड़ सभाओं का मतलब यह है 10 और 11 के संख्या में बांटा गया है। आज की बात करें तो 10 नुक्कड़ सभाएं हैं। बैक टू बैक इन नुक्कड़ सभाओं में पहले से ही तमाम कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप तैयारी करके रखेंगे। जयंत चौधरी मौके पर पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे, मदन भैया के लिए वोट अपील करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों रालोद मुफीद है, क्यों इस बार उनको मौका देना चाहिए गठबंधन के प्रत्याशी को। तो ये विश्वास जताने की कोशिश होगी, और किस तरीके से लोकल लोगों के बीच में पहुंचने की ये कोशिश है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि सुपर 21 नाम दिया है, सुपर 21 नाम दिया है उन्होंने अपने इस पूरे प्लानिंग को। 21 जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, जहां पर छोटे छोटे गांव से लोगों को जोड़ करके, किसानों को जोड़ करके, उनके बीच पहुंचकर उनके मुद्दों पर बातचीत ही नहीं होगी, आश्वासन दिया जाएगा कि अगर हमें चुनेंगे तो इन समस्याओं से राहत जरूर मिलेगी। आइए रामपुर की भी बात कर ले। तो रामपुर चुनाव को लेकर के बीजेपी ने रणनीति बनाई है। आज रामपुर की बात करें, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब भूपेंद्र चौधरी वहां पहुंचेंगे। रामपुर में कई तरीके के कार्यक्रम हैं जिसमें भूपेंद्र चौधरी को शामिल होना है। दोपहर 1 बजे बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे भूपेंद्र चौधरी। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष नजर आएंगे, आज सक्रिय भूमिका रहेगी उनकी प्रचार प्रसार की, जहां तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे ताकि ये कार्यकर्ता लोगों के बीच पहुंच सके पूरी ऊर्जा के साथ, और ये समझा सके कि रामपुर में उन्हें बीजेपी के पक्ष में वोट करना है। तो रामपुर दौरे पर रहने वाले हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो रामपुर पहुंच जाएंगे। अलग अलग कार्यक्रम उनके पहले से तय है, तैयारी पूरी है, जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरेंगे कि वो जनता के बीच जाएं, रामपुर की जनता के बीच जाएं और उन्हें समझाएं कि ये वक्त है बीजेपी का साथ देने का। तो आजम के गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की आज मौजूदगी रहेगी। समझाने की कोशिश, तमाम कार्यकर्ताओं को ये बताने की कोशिश होगी कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से रामपुर की सरजमी में तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उत्साहित होंगे प्रदेश अध्यक्ष की अगवानी के लिए। कौन कौन से कार्यक्रम कहां-कहां लगाए गए हैं, उबैदुर? इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो रहेंगे आज, और पहले एक रोड शो होगा। रोड शो में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद, वो रहेंगे। इसके अलावा कई नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ रामपुर में रहेंगे, और एक रोड शो होगा। रोड शो के 11 बजे शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया है उसको भी ये नेता जो है संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि एक माहौल एक बार फिर बनाया जाए, और जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी सुरेश खन्ना को और भूपेंद्र सिंह को, उसी तरह से इन्हीं नेताओं को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के चुनाव की जिम्मेदारी दी है। और उसकी वजह यह है कि रामपुर की एक एक चीज़ को वो समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि मुरादाबाद के रहने वाले हैं भूपेंद्र चौधरी, और मुरादाबाद मंडल में ही रामपुर आता है, तो इसलिए भी। और उसके अलावा जो सुरेश खन्ना है वो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन जो पिछला लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें उन्होंने यही कैंप करके वोटरों से भाजपा के लिए वोट डलवाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि रामपुर में लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो इसीलिए उन्हीं नेताओं को लगाया गया है जो पिछले चुनाव में थे। और आज जो एक माहौल बनाया जाएगा, पहले एक रोड शो भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में किया जाएगा, और वोट ये तमाम नेता भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, और उसके बाद बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया है जहां उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि चुनाव में किस तरह से किस इलाके तो में किस एक बात साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष का लोकल कनेक्ट है रामपुर से, मुरादाबाद से बगल में होने की वजह से, और उस लोकल कनेक्ट का फायदा कैसे उठाएंगे, वहां के लोगों के बीच में उन्हीं की भाषा, उन्हीं की बोलचाल
चाल के बीच में कैसे अपील करेंगे, जोश कितना भरेंगे, ये सब कुछ देखना आज बहुत अहम रहेगा। शुक्रिया उबैदुर तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ेंगे। सुनो यूपी में अब बात कर लेते हैं सीमावर्ती जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय के स्रोत की जांच होने की खबर मिल रही है, जहां नेपाल बॉर्डर पर 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने का दावा किया जा रहा है। सर्वे में ज्यादातर मदरसों ने अपनी आय का स्रोत दान बताया है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को कहां से ये रकम मिल रही है, इस बात की जांच होगी। कुछ मदरसों को दुबई और नेपाल से भी सहयोग राशि मिलने का दावा किया जा रहा है और इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद से ज़कात मिलने की भी बात सामने आ रही है। अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर जल्द ही बड़ी बैठक होगी, क्योंकि जब सर्वे हुआ उस सर्वे का एक बिंदु था कि बिना मान्यता प्राप्त किए मदरसे आखिर कहां से संचालित हो रहे हैं, आय का स्रोत क्या है, फंडिंग कहां से आती है। ऐसे में जो जवाब कई मदरसों के मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नेपाल और दुबई से भी ये फंडिंग होती है। आइए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है। शैलेश, नेपाल बॉर्डर और नेपाल से फंडिंग की बात काफी चौंकाने वाली लगती है, दुबई से तो समझ में आता है, क्या है जानकारी इस बाबत? बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो मदरसे मिलते हैं लगभग 8441 और इनमें से अगर आप देखें 1500 से ज्यादा जो है वो सिर्फ नेपाल बॉर्डर से, यानी लगभग कुल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में लगभग 18% जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो इसी बॉर्डर पर मिल रहे हैं। ये एक देखिए कहीं ना कहीं शक गहराता है और इसमें सोर्सेज की माने विभाग के तो बड़ी संख्या में ऐसे मदरसे हैं जो पिछले 1-1.5 साल के दौरान 2 साल के दौरान खोले गए हैं। तो अगर आप इन 1.5-2 साल को आप देखें तो उसमें कोरोना काल भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कनेक्ट है, जो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं वो भी आता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर का मामला है, ऐसे में इंटरनल सिक्योरिटी का इशू भी क्रिएट हो जाता है। यही वजह है कि अब इन मदरसों को लेकर विशेष रूप से जांच की जाएगी और ये देखा जाएगा इनको ज़कात जो मिलनी कहाँ से मिली, क्योंकि जब यहाँ जिलों में जो टीम्स थी उन्होंने अपना जब निरीक्षण किया, सर्वे किया तो पूछा, अधिकतर ने अपने मौखिक रूप से कहा कि हमें भाई ज़कात मिलती है, उन्होंने राज्य बता दिए, उन्होंने दूसरे देश बता दिए, लेकिन अब उनके जो लिखित दस्तावेज है अब उनको लिया जाएगा, अकाउंट डिटेल्स लिए जाएंगे, उनको मिलाया जाएगा कि जो वो बोल रहे हैं क्या कागजी रूप से भी वही चीजें सामने है। और इन गैर मान्यता मदरसों में अगर हम देखिए पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो लगभग 7,64,000 बिल्कुल अब पूरे मामले पर इंटरनल सिक्योरिटी वाला बजर भी बज करेगा शैलेश, क्योंकि देखिए लैंडलॉक कंट्री नेपाल, उसके पास अपनी इतनी चुनौती है, वो फंडिंग करके इंडिया में मदरसे चलाए, ये हजम नहीं होता है, या फिर नेपाल का इस्तेमाल किसी और चैनल के तहत किया जा रहा है और वहां पर 1500 मदरसों को संचालित करने के लिए जमीन तैयार की जा रही है। ये तमाम सवाल हमारे आपके सामने हैं, देखते हैं कि इस पर कैसे खुलासा होता है। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। तो देखिए इस पूरे मामले पर एक नई अपडेट आई है। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। जसवंत नगर में सपा के नेता शामिल होने वाले हैं। इसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव के शामिल होने की खबर मिल रही है। सम्मेलन की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक यादव को दी गई है। 2012 के बाद अखिलेश यादव जसवंत नगर में पहली बार किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। 2012 में सीएम बनने के बाद अब तक जसवंत नगर प्रचार करने के लिए एक बार भी नहीं अखिलेश आए हैं। ऐसे में डिंपल यादव के पक्ष में प्रचार करने के लिए 2012 के बाद अब अखिलेश अपने ही क्षेत्र में निकलने वाले हैं, जिसे कहा जा सकता है जसवंत नगर, जहां अभी विधायक शिवपाल यादव हैं। यहीं पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2012 के बाद अखिलेश यादव किसी मंच से बोलेंगे, संबोधित करेंगे अपने ही लोगों के बीच में। देखना होगा कि ये मंच की तस्वीरें और मंच से की गई बातें कितनी दूर तक जाएंगी। फिलहाल तैयारी पूरी है, तैयारी की जिम्मेदारी नए कंधों पर है, जो कि जमीन पर एक्टिव रहते हैं माना जाता है। आदित्य यादव, शिवपाल यादव के बेटे, और अखिलेश के चचेरे भाई अभिषेक यादव। तमाम चीजें वो देखेंगे, सारी तैयारियों को देखेंगे, और जब तैयारी पूरी है तो 2012 के बाद अखिलेश यादव जसवंत नगर में प्रचार प्रसार के लिए निकलते हैं, तो अपने लोगों के बीच में निकल करके क्या कहते हैं ये सुनना होगा। इसी बीच समाजवादी परिवार पर केंद्रीय विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। मैनपुरी उपचुनाव पे शायराना अंदाज में उन्होंने कहते हैं कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। एसपी सिंह बघेल ने ये शेर किसके लिए कहा है ये आप समझ गए होंगे। शिवपाल यादव के अखिलेश के पक्ष में पलटी मार जाने पर उन्होंने कहा, उन्हीं की आवाज में, और उनको कहता हुआ सुनिए जब ये शेर उन्होंने कहा तो क्या मायने हैं इसके। शेर में समाप्त कर देता हूँ कि विरासत
से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेंगी आसमान के सितारे। चंबे वाली बात नहीं है। चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि राजा बहुत लोकप्रिय होगा तो उसके खिलाफ दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुरभी संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसे ही चचा भतीजे में दुरभ संधि हुआ है। बल्कि मैं कहना चाहूँगा एक दूसरे के लिए कि मुझे कोई और नहीं हो, तुझे कोई ठौर नहीं। पिछले 17 से लेकर 22 तक अगर किसी ने सर्वाधिक खोया है उसका नाम शिवपाल यादव है। अपनी पार्टी बनाई, अखिलेश यादव से गठबंधन के लिए पहले तो भाजपा बाकी पार्टियों से करने की कोशिश की। तो अपने शाराना अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं मंत्री एसपी सिंह बघेल, और उन्होंने इस तरीके से ये शेर कहा है। देखिए, गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में युवक की हत्या का मामला। बर्थडे की पार्टी में आपसी विवाद के बाद हत्या की गई है। दीपक पासी नाम के युवक की गोली मारकर की हत्या की गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बर्थडे पार्टी में विवाद हो गया किसी बात को लेकर के, उसके बाद एक शख्स को गोली मार दी गई जिसका नाम दीपक पासी बताया जा रहा है। गाजियाबाद के मोदी नगर से यह वाकया सामने आया है। बर्थडे पार्टी में आपसी विवाद के बाद हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है दीपक पासी नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई है। क्या है ये मामला, समझते हैं हमारे सहयोगी शक्ति से। शक्ति, क्या पता चल रहा है इस मर्डर को लेकर के? ये मर्डर है? जी देखिए, बिल्कुल हत्या है ये, और हत्या हुई है सिर्फ और सिर्फ जन्मदिन की पार्टी में बहस लेके आपसी झगड़ा हुआ। आपसी सब जानकार हैं। उसके बाद जो दीपक पासी है, इसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है और इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली जो लड़ाई की जो वजह है अभी तक हालांकि स्पष्ट ये नहीं पता चल पाया कि लड़ाई किस बात से हुई थी, क्योंकि जो हत्यारोपी है वो फरार है और पुलिस उनके लिए दबिश दे रही है। देर रात की घटना जहाँ पर जन्मदिन की पार्टी हो रही थी, ये मोदी नगर इलाका है। मोदी नगर का इंद्रापुरी क्षेत्र है, जहाँ पर ये एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर ये बर्थडे पार्टी चल रही थी। बताया जा रहा है कि खेत में बर्थडे पार्टी चल रही थी और वहाँ पर एक केक काट रहे थे और आपस में ही इन लोगों का बिल्कुल। अब देखते हैं कि जो इसमें शामिल है उन लोगों तक कैसे पहुंचती है पुलिस। शुक्रिया शक्ति जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद के मोदी नगर से ये खबर मिल रही थी। इसी के साथ सुनो यूपी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।